बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी डिप्रेशन के बारे में, ये चूँकि बहुत लंबा टॉपिक है तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी होती जा रही थी, तो फिर मैंने कहा कि इसका बाकी हिस्सा जो है बाद में बनाऊँगा। तो आज मैं उसका जो सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। पहला पार्ट उम्मीद है आपने देख लिया होगा। तो चलें शुरू करते हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको उसकी जो है कुछ सिम्टम वगैरह बताई थी, फिर रिस्क फैक्टर बताए थे, फिर कैसे डायग्नोज करते हैं वो बताया था। अभी आज मैं जो आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि जो डिप्रेशन की कुछ टाइप्स होती हैं तो वो पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एक तो ये बात ध्यान में रखने की है कि इसकी जो डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं वो हर बंदे की अलग अलग होती है। मतलब जो टिपिकल जो पिक्चर जो मतलब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो वो आमतौर पे ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं होती। हर बंदे की अलग अलग जो है ना सिम्टम्स होती हैं। ठीक है, फिर इसमें एक ये है कि कुछ लोगों में ना डिप्रेशन किसी और जो है ना चीज़ से जुड़ा होता है। ठीक है, मतलब किसी बीमारी के और फीचर से, मतलब या और तरह की बीमारी उसके साथ जुड़ी होती है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफायर्स। ठीक है, तो स्पेसिफायर्स का मतलब ये है कि आपको जो है ना एक जो डिप्रेशन है उसके अलग से स्पेसिफिक मतलब ख़ास फीचर्स हैं। ठीक है, और एक तो जो मैंने सिम्टम एक जनरल डिस्कस की थी ना डिप्रेशन की, तो अब मैं ये बताने लगा हूँ कि जो डिप्रेशन की टाइप्स हैं उसके साथ जो है ना कुछ स्पेसिफिक सिम्टम होती हैं जिनको स्पेसिफायर बोलते हैं, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, एक तो ये कि जो पहली बात यह है कि कुछ लोगों को एंक्शस डिस्ट्रेस होता है। ठीक है, उसमें ये होता है कि एक तो बंदे को डिप्रेशन की वो जो सिम्टम मैंने बता दिए हैं पिछली वीडियो में वो होती रहती हैं। ठीक है, और फिर जो है ना कि खाम खा की बंदे को एक परेशानी रहती है। ठीक है, कि मतलब जो है ना कुछ अजीब होने वाला है या कुछ इस तरह का स्ट्रेंज हो जाएगा। ठीक है, वो एक तरह की एंजाइटी में शिकार होते हैं, तो उसको जो है ना इस स्पेसिफायर को हम बोलते हैं एंक्शस डिस्ट्रेस। ठीक है, फिर ये कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास मिक्स फीचर्स के आते हैं, उसको हम मिक्स फीचर्स वाला डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो बंदे को डिप्रेशन भी होता है साथ साथ मेनिया भी होता है। मेनिया क्या होता है कि वो एक्साइटमेंट होती है, मतलब बहुत इलेशन की फीलिंग होती है। मतलब यानी डिप्रेशन में तो आपको मैंने जो पहले वीडियो में बताया था कि उसमें सिम्टम होती हैं ऐसे सैडनेस, ग्लूमी, बंदा उस तरह की बिल्कुल जो है ना एक मायूसी वाली फीलिंग होती है। तो मेनिया जो है ना एक एक्साइटमेंट का फीचर है। ठीक है, मतलब यह है कि वो बंदा अपने आप को बहुत बड़ा, उसकी सेल्फ स्टीम ज़रूर से ज़्यादा बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा वो बंदा बातें करता है और उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, यानी कि डिप्रेशन का फेज भी आता है उस बंदे में और ये मेनिया का साथ भी होता है, तो इसको मिक्स फीचर वाला डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर एक जो डिप्रेशन एक और आता है जिसमें मेलानकोलिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो डिप्रेशन बहुत आपका जो है ना वो जो पेशेंट प्रेजेंट करता है वो बहुत सीवियर किस्म का डिप्रेशन होता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस मेलानकोलिक फीचर्स वाले डिप्रेशन में क्या होता है कि जो कुछ ऐसे फीचर होते हैं कि जो मतलब एक बंदे को पहले कुछ चीज़ प्लेजर देती थी वो अब उसको बिल्कुल प्लेजर नहीं देती। ठीक है, फिर यह कि इसमें बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग बंदा उठ जाता है। ठीक है, और जो है बहुत उसके मॉर्निंग में मूड भी बहुत ख़राब होता है। ठीक है, और उसकी जो एपिटाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं और उसकी गिल्ट फीलिंग जो है ना और एजिटेशन जो है ना बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये मेलानकोलिक फीचर्स का स्पेसिफायर्स मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर इसमें कुछ डिप्रेशन वाले केस जो आते हैं वो एटिपिकल फीचर्स के आते हैं। एटिपिकल फीचर्स का मतलब यह है कि उसकी जो डिप्रेशन वाली सिम्टम्स से बिल्कुल एक हट के होती हैं, मतलब जो है ना उसमें डायग्नोसिस भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसमें यह कि वो कुछ हैप्पी इवेंट्स में अगर कुछ इस तरह की ज़िंदगी में हो रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल बंदा हो जाता है, उसकी भूख बढ़ जाती है, उसकी जो है ना वो नींद ज़्यादा वो बढ़ जाती है। ठीक है, और रिजेक्शन पे उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और जो है ना उसकी मतलब जो है ना टांगों में उसकी बड़ी हैवी किस्म की फीलिंग होती है। तो ये जो डिप्रेशन है ना ये एटिपिकल फीचर वाला डिप्रेशन है। फिर एक डिप्रेशन आता है जिसके साथ साइकोटिक फीचर होते हैं। ठीक है, मतलब जो उसके मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसमें यूज़ करते हैं डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस। डिल्यूजन ये होता है कि एक बंदे को बहुत वो कहता है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, मतलब कोई बहुत ऊंचे लेवल का बंदे अपने आप को प्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसमें यह कि हेलुसिनेशन जो है ना उसमें
ये होता है कि उसको मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं, अजीब अजीब को जो है ना वो साउंड आती हैं उसके ध्यान में, ठीक है। और उसके साथ मतलब वो नेगेटिव थीम्स के साथ वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि मतलब जो है ना उसको एक डिल्यूजन भी हो सकते हैं कि वो मैं बहुत बड़ा आदमी, मिसाल के तौर पे एक पेशेंट था मेरे हमारा आया था, तो वो जो है ना मुझे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं ईसा हूँ, ठीक है। मतलब अपने आप को एक तरह का वो पैगंबर समझ रहा था। तो इस तरह की बड़े 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 को ओहदे में एक और पेशेंट मुझे याद है, वो जो है मैं जो उस वक्त मैं कैप्टन था आर्मी में, तो वो बंदा कहता है कि जी वो आम सिपाही था बेचारा, तो वो कहता है कि मैं जनरल हूँ। तो वो खैर उस पर मतलब ये कि उसकी बड़ा मतलब एक तरह के अजीब से वो ना डेल्यूजन के मतलब अपने आप को बड़ा जाहिर करते हैं, इस तरह के जो डिप्रेशन के जो साइकोटिक फीचर्स के साथ पेशेंट आते हैं, ठीक है। फिर ये कि एक कैटाटोनिया वाली भी एक वो डिप्रेशन आता है, ठीक है, जिसमें यह कि आपको जो उसकी जो है मूवमेंट्स बॉडी के ना पर्पजलेस मूवमेंट्स और अनकंट्रोल टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। मतलब यह है कि बंदा कोई बैठा होगा, उसकी अचानक जो है ना उसकी वो बॉडी के कुछ ऐसा हरकत शुरू कर देगा बगैर किसी उसकी तरह वजह के, तो इसको कैटाटोनिया वाला स्पेसिफायर्स कहते हैं, ठीक है। फिर एक जो डिप्रेशन होता है उसको पेरीपार्टम ऑनसेट वाला डिप्रेशन कहते हैं। मतलब यानी कि वो प्रेगनेंसी के दौरान जो ख़वातीन को होता है और उसकी कुछ फिर प्रेगनेंसी के कुछ वीक बाद भी हो जाता है, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। फिर एक जो पैटर्न आता है वो सीजनल पैटर्न आता है कि मतलब जो बंदे को डिप्रेशन वाली सिम्टम होती हैं जो है ना वो कुछ सीज़न में आती हैं। मतलब कुछ सीज़न में वो ठीक रहता है, कुछ सीज़न में वो जो है उसकी सिम्टम बढ़ जाती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मतलब जब मौसम के साथ उसकी जो डिप्रेशन की जो सिम्टम है ना वो भी आगे पीछे मतलब उतार चढ़ाव उसमें आता रहता है, ठीक है। और अगर सनलाइट पे जो है ना उसका रिड्यूस एक्सपोजर हो तो वो जो है वो भी उसके फीचर्स पे जो डिप्रेशन के फीचर पे अफेक्ट करता है, ठीक है। अब मैं कुछ और जो मेंटल मतलब जो है ज़हनी बीमारियों का बताने लगा हूँ जो डिप्रेशन के साथ लिंक्ड होती हैं, ठीक है। मतलब यह ना कि ये वो एक उनको बीमारी की उनकी अलग कैटेगरी, उनका अलग नाम भी है, लेकिन वो कभी कभी डिप्रेशन के साथ भी लिंक होती है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये बड़ा एक किस्म का कंफ्यूजिंग किस्म का टॉपिक है और बड़े मतलब जैसे मैंने कुछ फीचर्स आपको बताया, तो इसका एक्यूरेट डायग्नोसिस होना चाहिए ताकि जो ना पेशेंट का सही तरह ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसमें मैं कुछ बताता हूँ, एक जो शायद आपने सुना भी होगा, एक डिसऑर्डर आता है जिसको उनका बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। उसके दो हैं, वो बाइपोलर 1 और 2 डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। उसमें है कि बंदे के मूड स्विंग्स होते रहते हैं जो मतलब हाई से लो तक, मतलब हाई का मतलब है कि वो बहुत एक्साइटेड होता है जो मेनिया जिसको कहते हैं, और लो मतलब जो है ना अगर मूड हो तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है इसमें और डिप्रेशन में कभी कभी लेट्स से कि एक डिप्रेशन अलग से बंदे को है और बाइपोलर डिसऑर्डर का एक पेशेंट है, तो कभी कभी मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होती है डायग्नोज करने में कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ इसका डिप्रेशन लिंक है या खाली उसका अलग से मतलब जो है ना खाली डिप्रेशन की बीमारी है, ठीक है। फिर एक डिसऑर्डर आता है जिसको साइक्लोथामिक डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि वो तकरीबन बाइपोलर डिसऑर्डर से मिलता जुलता है, लेकिन जो उसके जो फीचर्स की जो इंटेंसिटी जो मतलब हाई दैन लो जो है ना वो उसकी इंटेंसिटी कम होती है, मतलब उसकी निस्बत थोड़े कम उसके फीचर्स होते हैं बाइपोलर से जो साइक्लोथामिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। फिर एक और चीज़ एक और बीमारी कहते हैं जो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। ये आमतौर पे जो ना ये बच्चों में होता है, ठीक है, और एक तरह का लंबा चलता है और जो है ना उसकी बच्चों की अक्सर इरिटेबल हो जाते हैं और वो बच्चों को गुस्सा जो है ना और उनके जो टेम्पर आउटबर्स्ट होते हैं, मतलब एकदम से उनको इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फिर ये इस डिसऑर्डर जो है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर जो है ना इसका यही चांस होता है कि वो बाद में प्रॉपर वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर में चला जाएगा, मतलब उनके जो टीन ईयर जो है या जब वो बड़े होते हैं बच्चे तो ये मतलब उसमें चला जाएगा, ठीक है। यानी कि डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का चांस काफ़ी है कि वो जो है ना प्रॉपर डिप्रेसिव या एंजाइटी डिसऑर्डर में चला जाए जब बच्चा वो बड़ा होगा, ठीक है। फिर ये कि एक और आता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, उसको डिस्थाइमिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ी इसकी शिद्दत कम होती है लेकिन ये क्रॉनिक किस्म का डिप्रेशन है, मतलब लंबा चलने वाला डिप्रेशन होता है, ठीक है।
आमतौर पे ये इतना डिसेबलिंग नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है आपकी जो डेली रूटीन को जो है ना और आपकी जो काम पे ये इफेक्ट कर सकता है। फिर एक जो डिसऑर्डर आता है जिसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें जो है ना कि जो डिप्रेशन की सिम्टम हार्मोन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जो आमतौर पे ये जो ख़वातीन को होता है, जो मतलब जो एक हफ़्ता पहले उनके पीरियड से पहले शुरू होता है और जो पीरियड के स्टार्ट हो जाते हैं उसकी चंद दिन बाद ये जो ना उसका ये आराम आ जाता है, ठीक है, मतलब जो है ना इसकी सिम्टम कम हो जाती है या बिल्कुल ठीक हो सकता है। इसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। फिर यह कि कुछ डिप्रेसिव डिसऑर्डर होते हैं जो कोई ड्रग एडिक्ट्स हैं उसमें होते हैं रिक्रिएशनल ड्रग्स की यूज़ की वजह से, ठीक है, और कोई मतलब और मेडिकल कंडीशन मतलब हो बॉडी में तो उस वजह से डिप्रेशन, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे को कोई और पुरानी बीमारी लगी हुई है तो वो ज़ाहिर है उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। अब ये तो मैंने डिप्रेशन की जो आपकी जो टाइप बताई और फिर जो ना ऐसी और मेंटल डिसऑर्डर बताए जो इसके साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है। अब मैं जो है ना इस पे आ जाता हूँ इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट की भी काफ़ी मोडेलिटीज़ हैं, मतलब मेडिकेशन भी हैं, साइकोथेरेपी हैं और कभी कभी जो है ना दोनों मिला के अक्सर जब होते हैं मतलब जो है ये करते हैं हम लोग पेशेंट्स के लिए, मतलब मेडिकेशन भी है साइकोथेरेपी भी, तो वो जो है ना काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है, मतलब पेशेंट काफ़ी इससे ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें मतलब जो है प्राइमरी केयर फिजिशियन भी ठीक कर सकते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास भी रेफ़र कर सकते हैं। फिर कुछ पेशेंट जो सीवियर सिम्टम्स के जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया उनको फिर एडमिट भी होना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ना आपकी मैं मेडिसिन कुछ बता देता हूँ कि इसके लिए कौन सी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसमें जो डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन में जो सबसे फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट चॉइस ड्रग आती है ना उनका जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRI, ठीक है, इसका जो एब्रिविएशन है, ठीक है। ये मतलब शुरू की जो फर्स्ट चॉइस है ट्रीटमेंट की, क्योंकि इनके जो है ना ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा सेफ ड्रग होती हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स इन दवाइयों के बहुत कम होते हैं, ठीक है। इनकी मैं कुछ एग्जांपल दवाइयों की बता देता हूँ जो इस ग्रुप में आती हैं, जैसे साइटोलोप्राम होगी जो सेलेक्सा के नाम से आता है, ठीक है। इस टाइलोप्राम जो है ना लेक्साप्रो के नाम से आती है, फ्लोक्सिटीन है प्रोजेक के नाम से आती है, फिर पेरोक्सिटीन है जो है ना, ठीक है, पैक्सल के नाम से आती है, सर्ट्रालीन है जो लोफ्ट के नाम से आती है। तो ये जो है मतलब ये जो सारी जो मैंने ड्रग्स के नाम लिए हैं ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स इनको बोलते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा ग्रुप आता है उसका नाम है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SNRI, ठीक है। तो जो इसकी जो एग्जांपल है वो डिलॉक्सिन एक ड्रग आती है जो सिम्बेल्टा के नाम से आती है, वेलफेक्साइन आती है जो फैक्सर SR के नाम से आती है, ठीक है। तो ये जो है ना ये एक दूसरा ग्रुप है जिसको सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। फिर जो तीसरा ग्रुप आता है उसको हम एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, ठीक है। ये उसका जो प्रॉपर जो एंटी डिप्रेसेंट की कैटेगरी में ये दवाइयाँ फिट नहीं आती, तो उनके जो नाम है आपको कुछ बताता हूँ। बुप्रोपियान आती है, एक दवाई आती है, ठीक है, जो वेलबोट्रिन SR के नाम से ट्रेड नेम इसका में अवेलेबल है, ठीक है। एल्पेंजन के नाम से आते हैं, ठीक है। फिर एक और दवाई है मिर्टाज़ापाइन के नाम से जो रेमिरोन के नाम से आती है, ठीक है। फिर और कुछ दवाइयाँ ट्राजोडान जो है ना ये इसमें इस ग्रुप में आती हैं जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है। फिर जो है ग्रुप है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वो पहले ज़माने में ये ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये फर्स्ट चॉइस ड्रग नहीं है, ठीक है। बार इनके जो इसमें इस ग्रुप में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आती हैं जो इमिप्रामीन है ड्रग, काफ़ी फेमस दवा है जिसको टोफ्रालिन के नाम से आती है, नॉरट्रिप्टोलिन पैमिलोर के नाम से आती है, एमिट्रिप्टोलिन भी यानी काफ़ी फेमस ड्रग है, ठीक है। पर एक प्रोट्रिप्टोलिन भी आती है, ठीक है, जो बड़ी इफेक्टिव हो सकती हैं, लेकिन इनकी चूँकि साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, मतलब जो नई एंटी डिप्रेसेंट्स है, इस वजह से इतना जो इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते अनटिल कि आपको पहले जो SSRI जो है ट्राई किया हो, तो अगर उससे नाम आराम आ रहा है तो फिर ये जो है इनको ट्राई कर सकते हैं। फिर एक जो ग्रुप आता है जिसको हम बोलते हैं मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, MAOIs, ठीक है। उसके जो
एक जो ड्रग आती है, जो एग्जांपल मैं देना रहा, फेनल्जीन के नाम से आती है, ठीक है। फिर ट्रेनल सिप्रोमीन के नाम से आती है, जो पारनेट के नाम से आती है, ट्रेड नेम, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये उस वक्त प्रिस्क्राइब करते हैं जो पहले जो मैंने ग्रुप बताया वो नहीं काम कर रहे, ठीक है, क्योंकि उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी, इस जो MAOIs जो है ना, इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। फिर ये कि इसमें ये वाला ग्रुप है, इसमें डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ जो है ना कुछ फूड इंट्रैक्शन होती है इस ग्रुप में, तो वो ये काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे चीज़ हो गया, पिकल्स हो गए, वाइन्स हो गई, ठीक है, जो मतलब जो वेस्ट में लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है। और कुछ मेडिकेशन और हर्बल सप्लीमेंट्स के साथ ये इंटरेक्ट करती हैं, तो ये जो है ना दवाई जो है ना काफ़ी जो है ना ये डेंजरस होती हैं, ठीक है। लेकिन ये कि ये इनको जो है ना मतलब उसी सूरत में कंसिडर किया जाता है कि जब बाकी दवाइयाँ नहीं काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन इनको कम्बिनेशन में जो SSRI मैंने आपको बताया, इनको कम्बिनेशन में नहीं यूज़ किया जा सकता, ठीक है। फिर कुछ और मेडिकेशन भी आती हैं, ठीक है, जो मतलब एंटी डिप्रेसेंट के साथ ऐड कर दी जाती हैं, जो मतलब उनकी एफिकेसी को एनहांस करती हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी हम 2 एंटी डिप्रेसेंट या ऐड कर सकते हैं मतलब एक टाइम पे, ठीक है। या जो है ना कभी कभी ये भी होता है कि एक एंटी डिप्रेशन दे दिया तो फिर कुछ और एक और कोई मूड स्टेबलाइजर ड्रग या एंटी साइकोटिक दे दी ड्रग, जो मतलब डिप्रेशन के लिए काम आते थे। फिर ये एक एंटी एंजाइटी और स्टिमुलेंट मेडिकेशन भी यूज़ हो सकती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि डिप्रेशन के बहुत डिफरेंट वेरिएबल सिम्टम्स होती हैं, तो उसमें फिर ड्रग्स भी हम उस हिसाब से जो है ना यूज़ करते हैं। फिर जो पेशेंट जो है कि उस पर डिपेंड करता है, मतलब ये है कि जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी उनके कई हफ्ते लग जाते हैं उनका इफेक्ट आने में, तो इसके ज़रा फिर पेशेंट को फिर और पेशेंस दिखानी पड़ती है कि मतलब कुछ लोग पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं कि नहीं जल्दी नहीं रहा हमारा, तो ये काफ़ी जो ऐसी ड्रग्स हैं ना जो बड़ा टाइम लेती हैं अपना एक्शन दिखाने में, ठीक है। और कभी कभी फिर जो है ना बहुत सारी कॉम्बिनेशन मतलब जो है ना, जैसे मैंने बताया पहले कि 2 ड्रग का कंबाइन करना पड़ता है तब असर होता है, ठीक है। मतलब ये हर पेशेंट की अपनी अपनी अलग से सिचुएशन है, तो मतलब एक तरह का वो ट्राई करते रहते हैं डॉक्टर्स के जो है ना कौन से पेशेंट पे कौन सी मेडिसिन जो है ना इफेक्टिव साबित हो रही है, ठीक है। फिर ये कि पेशेंट के लिए मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा कि जो है ना कभी भी आप ना बगैर डॉक्टर के मशवरे के कि अगर आपको मतलब लट से दवाई नहीं असर कर रही या उसके साइड इफ़ेक्ट कोई होना शुरू हो जाए, तो हमेशा आप डॉक्टर को बताएं कि ये मुझे हो रहा है या सही नहीं काम कर रही। तो वैसे मैंने जैसे बोला ना कई हफ्ते लगा देती हैं, तो फिर आपने कोई बिल्कुल खुद से दवाई सडनली मतलब नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर आप खुद से दवाई छोड़ेंगे तो एकदम से आपकी सिम्टम जो है वर्सन हो सकती हैं या पहले से भी बढ़ के फिर हो सकती हैं। तो हमेशा अगर आपने दवाई छोड़नी भी है, ठीक है, तो हमेशा डॉक्टर से पहले मशवरा करें कि मतलब जो है ना दवाई कब छोड़नी है, तो वो आपको सही गाइड करेंगे, ठीक है। फिर यह कि जो ख़वातीन प्रेगनेंट हैं उनको जो डिप्रेशन तारी होता है, तो उनका जो है ना उनको बड़ा हम कैलकुलेट करते हैं डोज, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना रिस्क होता है कुछ मेडिसिन का जो अनबॉर्न चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो वो जो है मतलब सारी उसका प्रोज एंड कॉन्स देख के फिर हम उनकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जो प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए। फिर इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट बात ख्याल रखनी चाहिए कि जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो एंटी डिप्रेशन बड़ा लॉन्ग मतलब कई हफ्ते लगा देती हैं उनका असर दिखाने में। तो कभी कभी जब शुरू में जब बंदा ट्रीटमेंट लेता है या बंदा चेंज करता है तो उसके जो ना ये उल्टा असर भी हो जाता है। मतलब जो बंदे को इस तरह के सुसाइडल थाट्स हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, को इस तरह का बिहेवियर उसका चेंज हो सकता है। तो अगर आप बंदे को नोट करें कि वो दवाई खा भी रहा है या उसने नहीं स्टार्ट किया, उसके थाट्स इस तरह के और बढ़े हैं, तो आप फ़ौरन इमरजेंसी में रब्ता करें, क्योंकि जो मैंने बताया ना कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदेमंद है। मतलब ये ना कि शुरू में कभी ये भी मतलब हो सकता है कि वो पेशेंट कहे नहीं ये तो आपने डॉक्टर साहब कैसी दवाई दे दी है कि मेरी तो सिम्टम बढ़ गई हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है शुरू में, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है ना ये मैंने बताया ना कि चंद हफ्ते लगते हैं जब इसके इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन यह कि यहाँ पे ये ख्याल रखना जरूरी, जैसा मैंने अभी बोला है कि अगर पेशेंट जब दवाई स्टार्ट कर रहा है तो उसको एकदम से इस तरह के नेगेटिव ख्यालात और सुसाइड और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएँ तो फिर आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। अब दूसरी ट्रीटमेंट पे आते हैं जिसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी। जो साइकोथेरेपी जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे कि ये आमतौर पे पेशेंट से बात करके उसको इलाज करना होता है, ठीक है।
तो इसमें जो है ना पेशेंट से 1 to 1 जो है ना बात होती है, डॉक्टर बात करते हैं, ठीक है, ताकि उसके जो है ना उसकी जो डिजीज़ का पैटर्न सही तरह आइडेंटिफाई हो, ठीक है। उसमें जो है ना उसको टॉक थेरेपी भी बोलते हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपी भी बोलते हैं। उसमें जो साइकोथेरेपी की भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे इसमें आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको CBT उस चीज़ की एब्रीवेशन है, ठीक है, या इंटरपर्सनल थेरेपी आती है, ठीक है। और उसमें ये होता है कि ये जो साइकोथेरेपी होती है वो आपकी जो है ना करंट जो आपको डिफ़िकल्टी, जो मुश्किल से आपको ज़िंदगी में पेश आ रही है या क्राइसिस आ रहा है, उसको आपको एडजस्ट करने में मदद देती है, ठीक है। फिर ये है कि साइकोथेरेपी आपको कोई नेगेटिव बिलीव्स हैं तो जो है ना बिहेवियर हैं, ठीक है, तो वो उसको आपको हेल्दी बिहेवियर से और पॉजिटिव जो है ना पॉजिटिव मतलब बिलीव्स को रिप्लेस करती है। मतलब एक बंदे को नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, उसका बिहेवियर भी नेगेटिव है, तो उसको जो ना साइकोथेरेपी से वो चीज़ पॉजिटिव किया जाता है, मतलब, ठीक है। फिर ये कि हम उसके रिलेशनशिप और एक्सपीरियंसेस जो है ना उसके एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, कि ताकि उसकी जो है पॉजिटिव जो है ना उसकी इंट्रैक्शन हो दूसरों से बंदे की, ठीक है। तो कुछ मतलब और तरीके बताते हैं उसमें कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो, मतलब जो करंट वो इस क्राइसिस से गुजरा है वो कोप अप सही कर, ठीक है। फिर ये कि जो हम सिचुएशन आइडेंटिफाई करते हैं जब इसमें साइकोथेरेपी कर रहे हैं कि जो ना कि जो आपकी डिप्रेशन को लीड कर रही हैं, ठीक है, ताकि उसका जो है ना उसको आइडेंटिफाई करके फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सके, ठीक है। फिर यह कि उसकी जो पेशेंट की जो ज़िंदगी में ये जो नेगेटिविटी सारी आ रही है तो उसको सारी जो उसको हम साइकोथेरेपी से उसको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन में बदल देते हैं, ठीक है, और ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके और जो ना ताकि वो जो नाउमीदी और गुस्से वाली फीलिंग है उसकी कम हो जाए, ठीक है। फिर उसको हम ये बताते हैं कि क्या क्या आपकी लाइफ में रियलिस्टिक गोल्स हैं, ठीक है। तो ये होगी साइकोथेरेपी मैंने बता दी। फिर यह कि कुछ इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपी भी आती हैं, वो भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यह है कि एक तो ज़ाहिर है बंदे जो फेस टू फेस जो सबसे बेहतर होती है कि फेस टू फेस बंदे से साइकोथेरेपी उसकी की जाए, लेकिन यह है कि उसमें अगर पेशेंट इस तरह नहीं प्रेजेंट होता तो उसमें यह कि कंप्यूटर प्रोग्राम भी आते हैं जो आपके मतलब एक तरह की ऑनलाइन साइकोथेरेपी कह सकते हैं, ठीक है, और वीडियो से दिखा के वर्क बुक्स उसको दिखा के तो उसको ट्रीटमेंट की जा सकती है, ठीक है। और जो है ना उसको जो थेरेपिस्ट होता है पेशेंट का वो उसको एक तरह का गाइड करता है वीडियोस के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू। तो ये जो है ना ये एक तरह की पेशेंट की हम ऑप्शन देते हैं कि इस तरह की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि बेस्ट यही है कि आप फेस टू फेस साइकोथेरेपी उसकी करें। इसकी कुछ अदर जो है ना मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट भी आती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने जैसे बोला कुछ पेशेंट जो सीवियर केस में उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ता है, ठीक है। अब जो अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन में एक आती है ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, ठीक है। उसमें यह ना कि आपका ब्रेन में एक तरह का करंट दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो है ना उसके न्यूरोट्रांसमीटर उसके जो डिस्टर्ब हैं उसको फंक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि वो डिप्रेशन का आराम हो जाए, ठीक है। और वो आमतौर पे ऐसे पेशेंट को देते हैं ना कि जो मेडिसिन से ना ठीक हो रहे हों, ठीक है, या मेडिसिन लेने ही नहीं चाहते, तो ये एक इफेक्टिव थेरेपी है। फिर इसमें एक और टेक्निक भी आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, TMS, ठीक है। वो भी मतलब जो एंटी डिप्रेशन को पेशेंट्स रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो तो ये यूज़ हो सकती है, ठीक है। उसमें यह कि आपके जो है एक तरह की एक कॉयल इंसान के सर की खोपड़ी के साथ एक वो लगाई जाती है, ठीक है, जिसके जो है मैग्नेटिक पल्सेस जाते हैं जो नर्व सेल को स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन में, ठीक है। ये मतलब जो है ना जो मूड रेगुलेशन जो है उसमें जो बंदे को जो डिस्टर्ब होती है नर्व सेल स्टिमुलेशन की वजह से वो ठीक हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं TMS, ठीक है। फिर ये अब मैं इसके अलावा मैं कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडी भी बताना चाहूँगा। ये भी वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको और भी बता दूँ। अब लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडी में ये एक तो जो है कि अपनी ट्रीटमेंट प्लान से जो है उसके स्टिक रहे, मतलब कोई आपने दवाई जैसे मैंने पहले बताया डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं छोड़नी, ठीक है। और बिल्कुल आपने जो साइकोथेरेपी के सेशन बिल्कुल बाकायदगी से अटेंड करने हैं, कोई अपॉइंटमेंट आपने मिस नहीं करनी, मेडिकेशन को स्किप नहीं करना, ठीक है। और क्योंकि आपकी फिर डिप्रेशन सिम्टम जो है ना वो फिर से आ सकती हैं, बढ़ सकती हैं, और अगर कोई आपने मेडिसिन
उसकी डोज कम करवानी है या छोड़नी है तो डॉक्टर से पहले मशवरा करें। फिर यह कि आप अपने डिप्रेशन के बारे में और मालूमात आप स्टडी करें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी वीडियो देख के ही अपनी ये इस पर बहुत आपको हेल्प हो सकती है कि मतलब डिप्रेशन के बारे में आप जानें कि क्या चीज़ें हैं जो इसको एग्रीवेट करती हैं, क्या चीज़ें इसको ठीक करती हैं, तो वो आप अडॉप्ट करें, ठीक है। फिर ये कि अगर आपको कोई इस तरह के वार्निंग साइन आ रहे हैं, ठीक है, जो मतलब जो है ना आपकी नेगेटिव बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रही है, तो आप फ़ौरी तौर पे ना थेरापिस्ट जो अपना आपका इलाज कर रहा है या डॉक्टर इलाज कर रहा है तो वो जो है ना उससे आप बताएं, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई अल्कोहल और गुड रिक्रिएशनल ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेनी। मतलब ये होता है कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेस होते हैं तो उस चक्कर में ना वो ड्रिंक करना, शराब पीना शुरू कर देते हैं। ये बहुत एक तरह की डेंजरस वो चीज़ होती है, ठीक है। वो लोग समझते हैं कि इससे हमें आराम आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो है ना बहुत आपकी जो ना डिप्रेशन को ना जो अल्कोहल और रिक्रिएशनल ड्रग्स इसको डिस्टर्ब कर सकती हैं। फिर ये कि आपने अपने आप का भी बहुत ख्याल रखना है, बिल्कुल हेल्दी डाइट लें, फिजिकली एक्टिव रहें, नींद अपनी ठीक लें, आपको एक्सरसाइज करते रहें, जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, गार्डनिंग है या कोई फिजिकल एक्टिविटी जो आप एंजॉय करते हैं, ठीक है, तो ये आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें आप ख्याल रखेंगे तो करेंगे तो आपकी कंडीशन बेहतर रहेगी। अब मैं कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के बारे में बताता हूँ जो अक्सर लोग वो पूछते रहते हैं कि ये वाली यूज़ कर लें हम, तो वो एक तो ये कि कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी जो है ना वो आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। और ये अक्सर जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ है ना वो FDA से अप्रूव भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग बड़ा उसकी ऑनलाइन जिसकी मशहूरी होती है सेंट जॉन वॉर्ट जो है ना, ठीक है, ये एक हर्बल सप्लीमेंट है, ठीक है, लेकिन ये FDA से अप्रूव नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ले लेते हैं, ठीक है। और वो आपको जो ना ये इसका ख्याल होना चाहिए कि वो आपको कई मेडिकेशन से ये इंटरफियर करती है जो सेंट जॉन वॉर्ट होती है, जैसे हार्ट की ड्रग्स होती हैं, जो ब्लड थिनिंग ड्रग्स हैं, या कंट्रासेप्टिव पिल से, कीमोथेरेपी से, ठीक है, या एड्स की मेडिकेशन से, ये सारा जो सेंट जॉन वॉर्ट जो इंटरफियर करता है, ठीक है। और फिर ये कि आप इनको एंटी डिप्रेशन के साथ सेंट जॉन वॉर्ट्स को कंबाइन ना करें, ये डेंजरस साइड इफेक्ट्स हो सकता है, ठीक है। फिर एक और डाइटरी सप्लीमेंट होता है SAMe के नाम से, ठीक है, तो वो जो है ये भी अप्रूव नहीं है FDA से, ठीक है। तो ये उसकी मतलब ये चीज़ें ऐसे ऑनलाइन और इस तरह की चीज़ें जो कंपनियां बनाती हैं वो मशहूरी करती रहती हैं, लेकिन ये अप्रूव नहीं है। और ये SAMe जो है ना कभी कभी मेनिया को ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आते हैं, ये जनरली सेफ़ हैं, लेकिन ये इस पे ज़्यादा से ज़्यादा और रिसर्च की ज़रूरत होती है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है कोल्ड वाटर फिश में, फ्लैक्स सीड में, फ्लैक्स ऑयल में, वॉलनट्स और कुछ और फूड में पाए जाते हैं। तो ये इसकी ट्रीटमेंट जो पॉसिबल ट्रीटमेंट डिप्रेशन के लिए उसके लिए स्टडी किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ माइंड बॉडी टेक्निक्स कनेक्शन जिनको हम बोलते हैं वो आती हैं, वो भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे आकुपंक्चर हो गया, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती हैं जैसे योगा है, टाई ची है, ठीक है, मेडिटेशन है, गाइडेड इमेजरी है, मसाज तो खैर काफ़ी वो अच्छा है कि मसाज थेरेपी। फिर म्यूज़िक और आर्ट थेरेपी, वैसे मैं अपने चैनल पे म्यूज़िक थेरेपी की भी वीडियो डालता रहता हूँ, एक मैंने अलग से प्ले लिस्ट भी बनाई है, तो वो भी आप उससे मतलब जो है ना ये चीज़ें इनमें यूज़ हो सकती हैं। म्यूज़िक थेरेपी भी आपको सुकून पहुंचा सकती है, ठीक है। तो ये आप मेरी उस प्ले लिस्ट में जाएं तो वो आप देख सकते हैं। फिर स्पिरिचुअलिटी आती है, एरोबिक एक्सरसाइज आती हैं, तो ये जो ना ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, ये जो माइंड बॉडी कनेक्शन वाली जो मैंने अभी बताई हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये इसका पार्ट 2 अभी मुकम्मल हो गया है डिप्रेशन का। ये बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, मुझे तो बोलने में ही मुझे अच्छी खासी वो टायर्डनेस फील हो रही है, लेकिन एनीवेज तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने कि जो खिदमत खल्क का जज्बा है मेरे जो है ना वो जो है मुझे एक बड़ा वो बूस्ट अप करता है, तो मैं जो है ना थकता नहीं, और मैं काफ़ी कभी लंबी रिसर्च करके वीडियो आपके लिए पेश करता हूँ, ठीक है। तो आप जो है ना, मैं ये आपसे दरख्वास्त पहले भी वीडियो में करता रहता हूँ कि मेडिकल की हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज़ स्किप किया करें, आप शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखा करें, एक एक चीज़ सुना करें, ठीक है, इसमें आपको कोई एक पॉइंट ताकि आपका मिस ना हो जाए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और बेल के आइकन पे क्लिक करके ना ऑल के ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि जो है ना आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन यूट्यूब की तरफ से आ जाए, ठीक है।
और ये अगर आपको मेरी वीडियो में आपको लगता है कि कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो आप ज़रूर लाइक किया करें। और फिर ये कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप शेयर किया करें। शेयर का मैं इसलिए कहता हूँ, मुझे ये नहीं है कि मेरा उसमें कोई बेनिफिट, मैं इसलिए कहता हूँ कि चूँकि एक हिम्मत खल्क के लिए चैनल है, तो अगर आप दूसरों से शेयर करेंगे, जैसे आप फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, या आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया के कई चैनल हैं उस पर अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी और इंसान की हेल्प हो जाए। तो ये जो है ना, ये जो है ना, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी तो दुआ है कि आपको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जो है आप सब लोग ठीक ठाक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, तो चलें फिर, ये और ज़्यादा लंबी ना हो जाएगी वीडियो, तो मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें। आपको कोई इलनेस है, मैंने पहले कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इंशाल्लाह मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उनके कमेंट्स का मैं रिप्लाई काफ़ी कर चुका हूँ, और जो है कुछ लोगों ने इस बीमारी पे वीडियो बनाने की भी, अपनी बीमारी पे वीडियो बनाने की भी दरख्वास्त की है, तो इंशाल्लाह उन लोगों के लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।